हमने मैग्नेटिक फील्ड्स के फर्स्ट लेक्चर में किसी भी मूविंग चार्ज पे लगती हुई मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, जिसमें हमारे पास सिंपली फॉर्मूला था चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और साथ ही साथ वो जो मैग्नेटिक फोर्स थी उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना सीखा था, जिसमें हमारे पास हमारे इंडेक्स फिंगर हम सबसे पहले अलाइन करते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हम अपनी मिडिल फिंगर अलाइन करते थे उस डायरेक्शन में जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता था, और ऑटोमेटिकली हमारा जो थंब था वो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता देता था। अब इसी मैग्नेटिक फोर्स के आइडिया को यूज करके हम हॉल वोल्टेज को समझेंगे। अब इस हॉल वोल्टेज को कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ा जाए तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है कि लेट्स से कि ये आपके पास एक वायर है और इस वायर में लेट्स से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। ये जो आई है ये हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ऑब्वियसली हमारे पास करंट ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि हमें पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन बताता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी करंट होता है वो हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी तक इस वायर में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रही। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रही, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इन पे बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास वायर एक ऐसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, यानी कि बिल्कुल इस वायर के 90 डिग्री पे है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और बिल्कुल इस वायर के अंदर जा रही है। यानी कि अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो मूविंग चार्जेस हैं, और मूविंग चार्जेस इस केस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली अगर एक ऐसे रीजन में से पास कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इसका मतलब है कि मूविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। उस पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज का केस आता था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ रहे, बल्कि हमारे पास एक ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का नीचे आना और एक पॉजिटिव चार्ज का ऊपर जाना 100% एक ही बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में होता है। हालांकि आपके पास इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है, तो अब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। तो अब मैं फ्लेमिंग्स का सिंपली लेफ्ट हैंड रूल यूज करने लगा हूं। सबसे पहले मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को अलाइन करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कि इनटू द पेज है, यानी कि ये मेरे पास आ गई इंडेक्स फिंगर, और अपनी मिडिल फिंगर को मैं अलाइन करूंगा जिस डायरेक्शन में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मूव करे। अगर नेगेटिव नीचे की तरफ मूव करे तो मैं सपोज करूंगा कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं अपनी मिडिल फिंगर को हमेशा अलाइन करूंगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में मैं देखूं तो मेरे पास जो थंब है वो मेरे पास पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि मेरे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। यानी कि इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब ये बात तो क्लियर होगी कि इस वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उस पे लेफ्ट साइड पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। यानी कि अगर मैं ऊपर वाली ही वायर बनाऊं नीचे और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह इनटू द पेज, यानी कि अब मेरे पास इस वायर में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्योंकि उस पर एक लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो बेंड हो जाएगा। यानी कि क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है तो हो सकता है कि आपके इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ हो वो कुछ इस तरह हो, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके कोलाइड करके स्टक हो जाए। अब ये काम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ भी आ रहा है तो वो भी इवेंचुअली, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो आपके पास यहाँ पर आके कोलाइड करके स्टक हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे तो होगा क्या कि वायर के लेफ्ट वाले हिस्से पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे
वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो होगा क्या कि वायर के लेफ्ट वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ओवरऑल वायर न्यूट्रल थी, तो यहाँ से जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन मूव करके जब राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज मूव करके लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ऑब्वियसली राइट वाली साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास एक साइड पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए और दूसरी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाए, तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। वो ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है कि वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी। इस वायर में भी ये लेफ्ट की जानिब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ऐसे भी पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, या मैं इसको इस तरह भी समझ सकता हूँ कि ऑब्वियसली अगर मैं वायर में कोई पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, इन वाले नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बात यह है कि ठीक है कि क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो क्या होगा कि आपके पास वायर पे लेफ्ट साइड पे एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और इलेक्ट्रॉन बेंड होंगे और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे स्टक होंगे, तो यानी कि आपके पास ये जो चार्ज होगा वायर के दोनों एंड्स पे वो बढ़ता रहेगा, यानी कि और ऑब्वियसली अगर जितने ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वैसे ही आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती रहेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि विल द इलेक्ट्रिक फील्ड कीप ऑन इंक्रीजिंग? इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसी लिमिट होगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन वायर के साइड पे डिपॉजिट होना बंद हो जाएंगे? उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने का कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही थी वो लेफ्ट डायरेक्शन में थी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की आपके पास ये डायरेक्शन है। लेकिन अब जब हमारे पास वायर के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने के बाद जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर ना सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बल्कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। और अगर इस नेगेटिव चार्ज का के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसको मैं क्यू लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है और हमें चार्ज गिवन होता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब ठीक है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन अब हम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है वो पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट लगती है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव जो होगा ये रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक। अब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो आपके पास लग रही है राइट साइड पे, लेकिन जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो आपके पास लग रही है लेफ्ट साइड पे। यानी कि अगर शुरू में आपके पास बहुत थोड़ा चार्ज था तो आपके पास कोई भी नया इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब आपके पास नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती रही, तो अब क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर लेट्स से कि पहले एक इलेक्ट्रॉन पे आपके पास सपोज 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी और आपके पास राइट साइड पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी, तो उसका पाथ हो सकता है कुछ इस तरह का हो,
काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रहा था। मगर अब अगर आपके पास ठीक है मैग्नेटिक फोर्स का तो वही मैग्नीट्यूड रहा, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेट्स से कि 2 न्यूटन की लग रही है, अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका पाथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब उस पर उतनी फोर्स नहीं लग रही जितनी उस पर पहले लग रही थी। तो हो सकता है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन का नया पाथ हो। और जैसे जैसे हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते रहेंगे, चार्ज बढ़ता रहेगा दोनों साइडों में, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, तो हमारे पास ये जो राइट साइड वाली फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। यानी कि पाथ में जो कर्व है वो वक्त के साथ साथ कम होता रहेगा, और एक पॉइंट आएगा जब आपके पास जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी इस इलेक्ट्रॉन पे, उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी। यानी कि अब लेट्स से कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इधर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। एक वक्त आएगा कि जब आपके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन पे जितनी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी। और क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, अब हमारा इलेक्ट्रॉन सिंपली सीधा सीधा अपने पाथ पे चलता रहेगा। कोई यहाँ पर होगा तो वो भी सीधा सीधा चलता रहेगा। अब आपके पास जो होगा चार्ज साइडों पे बिल्डअप होना बंद हो जाएंगे, यानी कि आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रीच्ड when magnetic force is equal to the electric force on electron। तो अब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी क्योंकि मेरे पास चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा, तो क्वेश्चन ये कि कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने में। तो उसका आंसर ये कि ये सारे का सारा काम, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट होंगे ये नैनो सेकंड में हो जाएगा। मतलब 1 × 10⁻⁹ सेकंड, इंतहाई फास्ट, इंस्टेंटली आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। पहले क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी तो मेरे पास फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही थी। अगर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन बदल दूं, यानी कि अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होने की वजह से जो हमारे पास फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन पे, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अब जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एक इलेक्ट्रॉन पे वो मेरे पास राइट साइड पे लगेगी। अब राइट साइड पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरे पास राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि राइट साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव। लेकिन इस केस में भी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि मैग्नेटिक राइट साइड पे लग रही थी और हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। यानी कि हमेशा यही सिनेरियो होगा कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करेगी, और एक इवेंचुअली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाली एग्जाम्पल समझने से हमें ये पता चल गया कि जब भी हमारे पास मूविंग चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड में होंगे या करंट हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहा होगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से ही आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर डेवलप हो जाएगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास तब डेवलप होगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के। क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कम लग रही है तब तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, लेकिन जब मेरे पास इक्वल हो जाएगी दोनों फोर्सेस अब मेरे पास कोई नए इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट नहीं होंगे। कोई नए इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि अब मजीद इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं बढ़ेगी। अब लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अगेन इनटू द पेज थी और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है इस पाथ में, और अब हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q है तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो हमारे पास इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द साइड्स ऑफ वायर। अब ये इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के, और मैग्नेटिक फोर्स का तो हमें फॉर्मूला पता है QV where B is the velocity of this electron and B is the magnetic flux density।
और मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैक्स है, यानी कि शुरू में आपके पास थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और ये जो मैं इस फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मेरे पास इस फॉर्मूले को देख पता चल रहा है कि Q और Q कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये जो E मैक्स की वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मेरे पास अगर कोई भी वायर है, ठीक है, और मेरे पास इस वायर की दो साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल है। अब इस वायर में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो मेरे पास हमेशा इक्वल होगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है, जिसको मैं अगर E से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से रिप्रेजेंट करूं, तो V/D ये वाला जो रिलेशन है ये हमने AS लेवल में भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, लेट्स से कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेरे पास 12 वोल्ट का होता है, और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये मेरे पास 1 मीटर है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस केस में वो होगी 12 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 12 न्यूटन पर कूलम। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस का ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। अब ऊपर वाली एग्जांपल में ये जो मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, अगर ऑब्वियसली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर, मेरे पास वायर्स की दोनों साइड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हुआ होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो E मैक्स है, और मैं आपको इस वायर के दरमियान का डिस्टेंस भी बता दूं D है, और मैं आपसे ये पूछूं कि इस दो वायर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। तो सिंपली वायर की दोनों साइडों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, डी को तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्योंकि मैं वो वोल्टेज निकालना चाह रहा हूँ जो कि मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो, तो ई मैक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। अब ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या ये जो मेरे पास वोल्टेज होती है जो कि वायर्स की दोनों साइडों के दरमियान बनती है, ये जो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज होती है, मतलब ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मेरे पास वोल्टेज भी बढ़ती रहेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, तब मेरे पास एक मैक्सिमम वोल्टेज भी आ जाएगी बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। और ये जो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज आती है बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर, इस वोल्टेज का हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, और इस वोल्टेज का नाम है हॉल वोल्टेज। तो अब अगर मेरे पास एक वायर है और मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे गए और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू होगी, और मेरे पास एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे साथ ही साथ इस वायर की दोनों साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी पता है जिसको मैं डी कह रहा हूँ। तो वायर्स की दोनों साइडों के दरमियान जो मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको मैं हॉल वोल्टेज कहूँगा जब मेरे पास वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त बनेगा। तो अब क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर, तो इस केस में अगर मेरे पास वायर्स की दोनों साइड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं हॉल वोल्टेज कह रहा हूँ, मेरे पास ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ वायर के। तो अब अगर मुझे हॉल वोल्टेज फाइंड करनी है तो मुझे ये तो पता है कि वो मेरे पास सिंपली होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर, ठीक है, जिसके दरमियान हमारे पास हॉल वोल्टेज बन रही है। अब ये जो ई मैक्स है इसका एक फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बनाया था कि मेरे पास ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये मेरे पास इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास तब बनती है जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाती है। तो सिंपली अब मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जगह वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल
पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। यानी कि होल वोल्टेज का मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो आ गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये दोनों v को कंफ्यूज नहीं करना, एक होल वोल्टेज का है और एक वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तो हो गया ई मैक्स का फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया ये मेरे पास बन गया होल वोल्टेज का फॉर्मूला। अब लेट्स से कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जिसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इस कंडक्टर का मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसमें या जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो n है। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज कैरियर डेंसिटी टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स द चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर, जो कि इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके अगर मुझे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को करंट की टर्म्स में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ आई डिवाइडेड बाय एन ए क्यू। इसी वेलोसिटी को हमने एएस लेवल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी पढ़ा था। अब मैं सिंपली इस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ और इसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ आई डिवाइडेड बाय एन ए क्यू। यानी कि मेरे पास जो होल वोल्टेज का फाइनल फॉर्मूला बन गया है वो हो गया है करंट डिवाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द वायर। अब ये जो फॉर्मूला इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर दफ़ा ऑन द स्पॉट इसको डिराइव कर सकते हैं। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि करंट आपके पास इक्वल होता है एन ए क्यू वी के, और आपको साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो तब बनती है जब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल हो जाती है, और उस फॉर्मूले से प्ले करके हम इवेंचुअली हर दफ़ा इस फॉर्मूले को ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी हमारे पास 2D वायर के नहीं आते बल्कि 3D वायर के आते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि इस वायर में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस फेस को फेस ए कहूँ और इस फेस को बी कहूँ तो मेरे पास जो करंट जो है ना वो मेरे पास फेस ए से लेके फेस बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और लेट्स से कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, यानी कि बिल्कुल इसके 90 डिग्री एंगल पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये मेरे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ऑब्वियसली जब मेरे पास इस वायर में से करंट पास करेगा फेस ए से लेके फेस बी की तरफ, यानी कि मेरे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फेस ए टू फेस बी, यानी कि मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि मेरे पास ए टू बी जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास होल वोल्टेज कौन से दो फेसेस के दरमियान बनेगी आपके पास, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो चार्ज है कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा जिस डायरेक्शन आपके पास फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करने लगा और इसी केस पे लगाने लगा हूं। तो अगर मैं इस सिचुएशन को फुल टॉप से देखूं, यानी कि अगर मैं इस कॉर्नर को ए कह दूं, इस कॉर्नर को बी कह दूं, इसको डी कह दूं, तो अगर मैं इस वायर को 3D देखने के बजाय अगर मैं इसको फुल टॉप से देखूंगा तो मुझे ये वायर एक 2D शेप में नजर आएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं एजेस की बात करूं तो ये एच ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल अगर मैं टॉप से देखूंगा तो बिल्कुल इनटू द पेज जाती हुई मुझे दिखाई देगी। और अगर आप नोट करें तो आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये ए डी से लेके ए बी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की जो मूवमेंट है वो मेरे पास कुछ इस तरफ। तो अब इस केस में अगर मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, यानी कि इंडेक्स फिंगर को मैं रखूं इनटू द पेज, अपनी मिडिल फिंगर को मैं रखूं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये मेरे पास आ गई मिडिल फिंगर, तो मैं देखूंगा कि मेरा जो थंब है वो मेरे पास टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉइंट कर रहा है, यानी कि मेरे पास जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट की तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि ए बी की तरफ लगेगी, यानी कि कुछ इस तरह लगेगी। अभी मैं सिर्फ 2D देख रहा था, अगर मैं 3D देखूं तो लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज यूं मूव कर रहा है तो उस पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी कि जो मेरे पास फोर्स लगेगी
वो मेरे पास इस प्लेन के दरमियान लगेगी, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ग्रीन कलर से, यानी कि ये फेस, मतलब इन दो फेसेस के दरमियान मेरे पास होल वोल्टेज क्रिएट होगी, क्योंकि जो भी मेरे पास बीच में जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे वो लेफ्ट वाले फेस की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे और ऑटोमेटिकली दोनों फेसेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 2D व्यू में जो ये जो मेरे पास डिस्टेंस d है, ये एक्चुअली आपके पास B और C के दरमियान का डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास D के इक्वल है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये D के इक्वल है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को T कह दूं, यानी कि एक साइड तो वो है ना जिस साइड के दरमियान आपके पास होल वोल्टेज बनेगी, और जो दूसरी साइड होगी ना उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऊपर मैंने होल वोल्टेज का फॉर्मूला बताया हुआ है कि करंट डिवाइडेड बाय एन ए क्यू मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये जो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसको मैं डी और टी की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा है कि जो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो मेरे पास इक्वल है डी मल्टीप्लाई बाई टी के। अब मैं इसको सिंपली ऊपर सब्सटीट्यूट करने लगा हूँ और होल वोल्टेज को मैं लिखने लगा हूँ आई डिवाइडेड बाय एन, और एरिया की जगह लिखने लगा हूँ डी मल्टीप्लाई बाय टी, और यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये वाला जो डी है ना ये इस डी से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो होल वोल्टेज का जो फॉर्मूला आएगा वो इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो टी है ना आपके पास, ये वो साइड की लेंथ है जिसपे होल वोल्टेज डेवलप नहीं होगी। देखिए जिन दो फेसेस के दरमियान होल वोल्टेज डेवलप होगी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ये जो आपके पास टी है ना इसको आप कह सकते हैं थिकनेस ऑफ वायर। ये हमेशा उन फेसेस के दरमियान का डिस्टेंस होते हैं जिनके दरमियान होल वोल्टेज डेवलप नहीं होती। इस वीडियो में हमने होल वोल्टेज की डेरिवेशन देखी है और हम इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। होल वोल्टेज हमारे पास करंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन टी क्यू के इक्वल होती है, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।